जाता है कि कौन सी चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी चीज टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है ना। ये सारे आप जो पढ़ने वाले हो चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आते हैं ना। सॉल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में इस बार वर्ड यूज हो रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो गलती मत करना। कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए वो आपको सोल्यूशन की कोई वैल्यू दे देते हैं मास में, और आप सोचते हो कि यार सॉल्वेंट याद ही नहीं रहता है, मास कहीं रख देते हो, जो भी मास गिवन है वही उठा के रख देते हो। नॉर्मैलिटी जिसमें बहुत कंफ्यूजन हो रखा है, मतलब इतनी प्रॉब्लम आती है नॉर्मैलिटी के क्वेश्चंस करने में कि अगर नॉर्मैलिटी दिखता है ना तो स्टूडेंट आ कि यार ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा। तो आज मैं इसका एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी आपको, 4 स्टेप में आप नॉर्मैलिटी निकालोगे। आप सोचोगे 4 स्टेप इतने ज्यादा, वो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको 4 स्टेप की तरह लगेंगे, बट चौथे क्वेश्चन से आई कैन मेक श्योर कि चौथे क्वेश्चन, चौथे क्या मतलब अगर आप चाहोगे तो पहले से ही लगने लगेगा, बहुत इजी लगेगा और फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी और गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा कई बार कैलकुलेशंस को कम करने के लिए, ठीक है। Hello everybody and welcome to the session. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception, and मैं आ चुकी हूँ वन कंसेप्ट मेनी एग्जाम सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बड़े ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलारिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। चारों कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, एंड जैसे समझाऊंगी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बेटा, इस टॉपिक का केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आना इज नॉट मैंडेटरी की डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ले लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो ले लो, चाहे आप कोई भी कंसेप्ट उठा लो, उनमें कहीं ना कहीं इनका यूज हो रहा होता है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल मेक श्योर कि ये कंसेप्ट मैं आपको कर दूं परफेक्टली क्लियर नहीं करने आए हो तुम क्या करने आए हो, क्लियर, यानी कि बहुत अच्छे से क्लियर करने आए हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इस सीरीज में एक रूल होता है जो ब्रेक मत करना, जो कि होता है कि आपको जाने से पहले आखिरी क्वेश्चन जरूर करके जाना है, लास्ट क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, उसे सॉल्व करना, एंड ऑफ कोर्स ध्यान से वीडियो को देखना एंड नोट करते हुए चलना। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं मोलारिटी से। व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी का मतलब होता है बेसिकली कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। मतलब अगर मेरे पास ये 1 लीटर का कोई वेसल है जिसमें 1 लीटर सोल्यूशन है, ध्यान सुनना, कहाँ सॉल्यूट यूज हो रहा है, कहाँ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, कहाँ सॉल्यूशन यूज हो रहा है। अच्छा, पहले एक बेसिक इंट्रो भी दे दूं मैं जल्दी से। सॉल्यूट मतलब बेटा जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एंड दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे तो बन के आ जाता है हमारे पास सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये 1 लीटर सोल्यूशन है तो इसमें कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, इसे ही आप बोलते हो मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। क्या होता है ये, कितने नंबर ऑफ ग्राम मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। अगर मैंने 1 लीटर का सोल्यूशन उठा लिया, कितने ग्राम मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, उसे ही आप बोलते हो मोलारिटी। इसका सिंबल होता है कैपिटल M, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जिसे आप रखोगे लीटर के टर्म्स में, इन लीटर, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये होता है आपका मोलारिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी होती है बेटा, जो इसका सिंबल होता है, यूनिट इज इक्वल्स टू इट्स सिंबल विच इज कैपिटल M, ठीक है। अगर आप जनरल बात करो तो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, और कैपिटल M भी लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी चीज टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है ना। ये सारे आप जो पढ़ने वाले हो चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आते हैं ना। तो यस मैम, कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप क्वांटिटेटिव मैनर पे निकालोगे तब आप इन चारों को यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं इज इट टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो आप बेटा ये चीज याद कर लेना कि जितनी भी चीजों के डिनोमिनेटर में, जब भी किसी के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम यूज हो, तो वो होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, ठीक है, वो होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। और इसके नीचे देखो वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। कभी कोई चीज वॉल्यूम में के टर्म्स में होती है, अगर बहुत ज्यादा ठंड के मौसम आ जाए बहुत ज्यादा और ये बर्फ में जम जाएगा, है ना, वॉल्यूम जो होता है, सो दैट इज ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
है ना। और उसी जगह आप मास वाली कोई चीज देखते हो तो वो वॉल्यूम पे इंडिपेंडेंट होती है। तो डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसका, तो ये चीज आप याद कर लेना। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से मोलारिटी हम समझ गए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, आगे बढ़ते हैं। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी का भाई होता है मोलालिटी, ठीक है, बस थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस होता है। अगर मैंने बोला बेटा इस बार ये सोल्यूशन नहीं है 1 लीटर, ये है 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट, तो इसमें जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के जाएंगे तो वही हो जाएगा आपका मोलालिटी। क्या होता है मोलालिटी? इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, उसे ही आप बोलते हो मोलालिटी। कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, इस बार वर्ड यूज हो रहा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो गलती मत करना। कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए वो आपको सोल्यूशन की कोई वैल्यू दे देते हैं मास में, और आप सोचते हो कि यार सॉल्वेंट याद ही नहीं रहता है, मास का ही रख देते हो, जो भी मास गिवन है वही उठा के रख देते हो। तो याद रखना नीचे सॉल्वेंट लिखा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किसका मास आपको गिवन है, ठीक है। सो अगर हम इसका फॉर्मूला की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये मास नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, यानी कि मोलालिटी का सिंबल होता है स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स जितने भी सॉल्यूट के होंगे डिवाइड करेंगे हम उसको मास ऑफ सॉल्वेंट के इस बार, और मास ऑफ सॉल्वेंट को आपको रखना है इन टर्म्स ऑफ kg, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट का जो हमें मास रखना है वो इन टर्म्स ऑफ kgs रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगेन अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसके सिंबल के बराबर होती है ना, विच इज अ स्मॉल m, ठीक है। जनरल यूनिट की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? जनरल यूनिट की बात करोगे तो ऊपर मोल आ रहा है, नीचे kg आ रहा है, तो मोल पर kg, मोल पर kg भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या इंडिपेंडेंट होगी? मैम नीचे डिनोमिनेटर में मास आया है, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर देखूं तो क्या आया है? नीचे मास आया है, एंड मास आता है तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो वो चीज टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगी, इट इज इंडिपेंडेंट इन द टेम्परेचर। देखो फॉर्मूला रटना और ये सब अगर आप ऐसे करोगे तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है वहां पे, साथ ही साथ आपको ना चीजें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रट के चले गए हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं होता। इवन आज के टाइम की बात करूं तो बोर्ड्स में भी ऐसा नहीं होता, कॉम्पिटिशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये जो लाइन्स लिखी हुई है आप देख रहे हो, इसमें कहीं भी फॉर्मूला नहीं लिखा डेफिनेशन में, ताकि आप इस बात को समझो कि आपको जब कोई चीज गिवन होगी ना तो आप उसे कैसे समझोगे कि क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के किसी भी सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे तो उसे आप मोलालिटी बोलते हो, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। फॉर्मूला वगैरह सेकेंडरी में आ जाता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आता है नॉर्मैलिटी, जिसमें बहुत कंफ्यूजन हो रखा है। मतलब इतनी प्रॉब्लम आती है नॉर्मैलिटी के क्वेश्चंस करने में कि अगर नॉर्मैलिटी दिखता है ना तो स्टूडेंट आर लाइक कि यार ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा। तो आज मैं इसका एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी आपको, 4 स्टेप में आप नॉर्मैलिटी निकालोगे। अब आप सोचोगे 4 स्टेप इतने ज्यादा, वो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको 4 स्टेप की तरह लगेंगे, बट चौथे क्वेश्चन से आई कैन मेक श्योर कि चौथे क्या मतलब अगर आप चाहोगे तो पहले से ही लगने लगेगा, बहुत इजी लगेगा और फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी और गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की लेके चलोगे कि गलती नहीं हो सकती अगर हमने ये कर लिया तो। अदरवाइज आप ऑफ कोर्स हिट एंड ट्रायल बोल रही हूँ, डायरेक्टली यूनिटरी वगैरह लेके चलोगे तो आपको टाइम लगेगा। जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो नॉर्मैलिटी को पहले समझते हैं। नॉर्मैलिटी होता क्या है? अब जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स हर जगह ऊपर रखे थे ना, बस वही चेंज करना है इस बार। मोलैरिटी आपने पढ़ा है ना, मोलैरिटी की तरह ही नॉर्मैलिटी है, ये भी तो भाई ही हुआ है ना। तो नॉर्मैलिटी भी मोलैरिटी की तरह है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखोगे। बस डिफरेंस ये होता है कि मोलैरिटी में आप नंबर ऑफ मोल्स रखते हो सॉल्यूट के न्यूमरेटर में, और यहाँ पे आप रखते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और यही निकालने में कंफ्यूजन आती है एंड आप गलत कर देते हो, ठीक है। तो चलो इजी तरीके से समझते हैं। पहले नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन समझिए आप। इट इज इक्वल टू द कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, क्या प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के। अब की नंबर ऑफ मोल्स की जगह कुछ नया टर्म आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो कि प्रेजेंट होगा 1 लीटर सोल्यूशन में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि प्रेजेंट होगा 1 लीटर सोल्यूशन में, उसे हम बोलने वाले हैं नॉर्मैलिटी, ठीक है मैम। तो हम क्या समझे? हम समझे कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल कैपिटल एन से इसको डिनोट करोगे आप, ठीक है। मैंने मोलैरिटी में स्मॉल एम लिखा था ना, हाँ ठीक है। नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in volume of solution and volume को आप रखोगे in terms of liters में,
ठीक है, पहली चीज तो याद रखना। स्मॉल फॉर्म में मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐसे आप लिख सकते हो इसको, है ना, क्योंकि इसको करना है 4 स्टेप में। तो 4 स्टेप कैसे होगा मैम इसका, 4 स्टेप कैसे आएगा इसका? अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। जब भी आपको देखना है इस क्वेश्चन में, अगर आप इस फॉर्मूले में देखोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है, एंड वही हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बेटा 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले आप निकालना मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 3 स्टेप मैम बताने जा रही हैं। सबसे पहले आप निकालोगे उसका मोलर मास, मोलर मास, ठीक है, क्या आपको यहां तक दिख रहा है? मेरे ख्याल से दिख रहा होगा ना। फिर आप निकालोगे उसका इक्विवेलेंट मास, मोलर मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, फिर निकलेगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। आप 3 स्टेप भी बोल सकते हो कि 2 स्टेप के बाद डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला रखना है ना, बट समझना सबसे पहले निकालना है मोलर मास, मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकलेगा मैम? मोलर मास तो सबको निकालना आता है, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास के नाम से भी जानते हो, चाहे मोलर मास बोलो चाहे मॉलिक्यूलर मास बोलो, एक ही बात है, जो कि होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर मास की जरूरत नहीं, जैसे मैं बोलूं H2SO4 का क्या मोलर मास होता है या मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात हो गई। तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन का मास होता है मैम 1, 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 18 आ जाता है इसका मोलर मास, है ना। किसी का भी आप निकाल सकते हो, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, भाई उसके जो भी एटम्स हैं उनके मासेस का सम निकाल लो, है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी मासेस, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके मासेस का सम, मतलब सही डेफिनेशन ही, मतलब लिखा मैंने सही था, उसमें बस आपको मास लिखना है, ठीक है। तो टोटल, या आप लिख दो सम ऑफ masses of all atoms present in a molecule। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, आप समझ जाओगे। जितने एक मॉलिक्यूल में या एक कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके मासेस का सम निकाल लो, दैट इज अपना मोलर मास, या जिसे आप मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हो। लास्ट टाइम भी एक वीडियो था, उसमें किसी ने बोलता मैम मोलर मास नहीं होगा मॉलिक्यूलर मास होगा। बेटा यहाँ पे सेम वैल्यू निकल के आएगी, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है मैम? इक्विवेलेंट मास का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी मोलर मास निकाला है उसको आप डिवाइड करिए x से। अब ये x क्या होता है? x होता है बेटा n फैक्टर, x इज n फैक्टर। मैम n फैक्टर क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसे समझो। अगर कभी भी आपको प्रेजेंट है कोई एसिड, अगर आपको कोई एसिड दिख जाए तो x की वैल्यू रख देना जितने भी नंबर ऑफ H+ आयंस हो, नंबर ऑफ H+ आयंस, ठीक है। अगर आपको कोई बेस दिख जाए तो आप रखोगे जितने भी आपको नंबर ऑफ OH आयंस दिख जाए। अगर आपको कोई सॉल्ट गिवन है तो आप रख दोगे जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ठीक है। वापस से X का मतलब होता है अगर कोई एसिड है तो जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं, आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस है, जैसे मैं बोलूं HCl तो एक H+ है, तो 1 हो गई X की वैल्यू, ठीक है। AlOH होल थ्राइस, तो कितने OH नेगेटिव हैं? 3 OH नेगेटिव है, तो OH की वैल्यू अगर आपको बेस गिवन है तो OH देख लेना, 3 गिवन है तो 3 रख दिया जैसे हमने, ठीक है। सॉल्ट प्रेजेंट NaCl, तो Na एक टाइम है, पॉजिटिव आयन जो है उसको लिख दो, तो ये होता है आपका X। तो मोलर मास डिवाइड बाय X कर देना है। थर्ड में आप निकालते हो ऊपर जो आपको रखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये कैसे निकलता है मैम? आपने इक्विवेलेंट मास निकाला, बस उसे उठा लो, गिवन मास कुछ आपको होगा उसे डिवाइड कर देना इक्विवेलेंट मास से, और फिर इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख के आप निकाल सकते हो आंसर। चलो एक रिकैप लेते हैं जल्दी से। मैम ने क्या बोला? नॉर्मेलिटी निकालना है। सिंबल होता है कैपिटल N, सिंबल होता है, यूनिट भी इसकी कैपिटल N ही होती है, यूनिट भी यही होती है एंड सिंबल भी यही होता है, ठीक है। मैम वापस से समझाइए ना। नॉर्मेलिटी बेटा निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम को रखते हैं लीटर के टर्म्स में, ठीक है। ऑफ कोर्स एक चीज समझ में आ गई कि मैम ये इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें आपने वॉल्यूम लिखा है, जिसका मतलब हो गया कि ये होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, नीचे वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट, पीछे भी सही लिखा है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सही है, ठीक है। तो जिसपे नीचे वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। चलो रिकैप ले रहे थे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यस मैम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के जल्दी से 3 स्टेप हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है मैम? मोलर मास निकाल दो, जितने भी एटम है उनके मासेस का सम कर दो। सेकंड होता है मैम इक्विवेलेंट मास निकालो। इक्विवेलेंट मास होता है जो भी मोलर मास निकल के आया फर्स्ट स्टेप में उसे X से डिवाइड कर दो। X का मतलब होता है अगर एसिड है तो H+ काउंट कर लो,
आयनाइजेबल H प्लस, है ना। बेस है तो OH नेगेटिव काउंट कर लो, एंड अगर सॉल्ट है तो जितने भी पॉजिटिव आयन है उसे काउंट कर लो। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर में रखना है, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैम? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ गिवन मास जो होगा उसको डिवाइड कर देना, जो भी उसका आपने इक्विवेलेंट मास निकाला है सेकंड स्टेप में, फिर इस वैल्यू को उठा के उस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो 4 स्टेप के, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहां पे आ जाओगे आप चौथे स्टेप में, ठीक है। तो यहां के बाद चौथा स्टेप जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फॉर्मूला को बार बार रिपीट करो, और आपको सुनने में लग रहा होगा ना यार 3 स्टेप क्या करना, इतना थोड़ी टाइम होगा। बिलीव मी, ये सबसे इजी तरीका है। यूनिटरी लगाओ, कुछ भी लगाओ, कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल्स का फ्रैक्शन थोड़ा सा नाम से समझ में आया। अगर मैंने एक सोल्यूशन ले लिया, मैंने इसमें चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, है ना, पर्टिकुलर डिफरेंट मैं ले आई सॉल्यूट और ऐड कर दिए, तो जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो उसके जो मोल्स हैं, मोल्स जिसके भी आप ऐड कर रहे हो, अब आपको जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब मैंने आपसे बोला चलो चीनी का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप बोलोगे मैम जितने चीनी के मोल्स हैं डिवाइडेड बाय जो मैंने चीनी और नमक दोनों डालते ना मैम, उसका सम कर दो मोल्स का। मतलब अगर मैं बोलूं व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो आप बोलते हो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट ग्राम के टर्म्स में आपने ऐड करे हैं इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। या आपको अगर ऐसे नहीं समझना है, नहीं, वेट, ये गलत डेफिनेशन लिखी है, इट्स नॉट करेक्ट। मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, गलत लिखा है उसमें, रेशियो ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। कितने नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो प्रेजेंट है सोल्यूशन में, वही होता है आपका मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए सिंबल होता है ऐसे करके, काई भी बोलते हो, जीटा भी बोलते हो, ईटा भी बोलते हो, मैं जीटा लिख दे रही हूं, ठीक है। काई भी बोलते हो आप इसको, ठीक है। काई बोलो चाहे जीटा बोलो, एक ही बात है, ये इसका सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। मतलब इसको मैं बोलती हूँ एक स्टाइलिश एक्स बना दो, तो दैट इज अपना मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यस मैम। अब मोल फ्रैक्शन को आप फॉर्मूले से समझना क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, मान लो मैंने इसमें ए और बी को ऐड कर दिया एंड मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप बोलोगे मैम जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हैं डिवाइडेड बाय टोटल के नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मतलब उसमें ए और बी दोनों ऐड किया था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यही होता है आपका मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अगर मैम मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो जो भी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखिए डिवाइडेड बाय टोटल के नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ गया आपका बी का नंबर ऑफ मोल्स। मैम सी होता तो क्या करते हैं, तो सी का निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ पे सी भी प्रेजेंट होता तो आप टोटल जब रख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स उसमें सी भी ऐड कर देते, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, बात आती है यूनिट की। मैम यूनिट क्या होगी इसकी? अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो आपको पता है कि ये क्या दिख रहा है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, देयर विल बी नो यूनिट। क्यों? क्योंकि मैम ये क्या दिख रहा है, ये रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज दिख रहा है। कोई बोले क्यों नहीं होगी, तो बोलना बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। 2 सिमिलर क्वांटिटीज का ये रेशियो है, तो मैम इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी, मतलब अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो और मोल फ्रैक्शंस का सम देख लेते हो, नंबर ऑफ मोल्स का नहीं, अगर मैं दोनों मोल फ्रैक्शन या जिसके भी मोल फ्रैक्शंस, जितने भी मोल्स प्रेजेंट है उनके सबका मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं ना, तो वो हमेशा यूनिटी आता है विच इज 1। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। कई बार ऐसा होता है आपको 2 मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं, तो आपने एक का निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स, यस मैम। फिर बी का निकालने की इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जो भी ए के मोल्स आए 1 में से उसको माइनस कर दो तो बी के मोल्स आ जाएंगे, है ना। या बी का निकाल लिया तो उधर ले जाके माइनस कर दो, ए के मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा कई बार कैलकुलेशंस को कम करने के लिए, ठीक है। आई होप सो आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमने समझ लिया मोल फ्रैक्शन के बारे में, चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आई होप सो आपको क्लियर होंगे। अब आप सोचो इसकी यूनिट इसका टेम्परेचर पे कैसा होगा, तो ये टेम्परेचर होता है इंडिपेंडेंट। क्यों मैम, वाई इज इट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि मास के टर्म्स में रखते हो, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यानी कि मास पे न्यूमरेटर आ रहा है, यानी कि ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट। आई होप सो चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलना हर एक का। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। कैलकुलेट करना है हमें नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन डिसॉल्विंग इन 4 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 500 ml ऑफ वाटर। हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, यस मैम। किस में निकालना है, जब 4 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा 500 ml पानी में, ठीक है मैम, समझ गए। तो बहुत इजी तरीका भाई, नॉर्मेलिटी कैसे निकलता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे किसी भी सॉल्यूट के,
उसको आपको डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होगा, और ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ लीटर रखेंगे। ठीक है मैम, 3 स्टेप पे आ जाए, 3 स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ यही है ये। पहला स्टेप क्या होता है, मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कैसे निकलता है, जितना भी मासेस के एटम्स जितने भी प्रेजेंट है उनके मासेस का सम कर लो, है ना। कौन सा मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 के लिए कितना आएगा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास होता है 1। मेरे ख्याल से मोलर मास आपको आता होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप 9th क्लास से ये चीज पढ़े होगे, फिर भी मैं समझा दे रही हूँ उसको। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है मास, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, और 4 टाइम्स ऑक्सीजन है तो 16 × 4। ठीक है, तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करोगे आप तो 98 के अराउंड आएगा। यार इतनी बेसिक चीजें आपको आई गेस अभी तक एकदम मेमोरी में होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का मास, NaCl का मास, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास, ये बेसिक चीजें अभी तक एकदम अच्छे से आ जानी चाहिए। नहीं भी आती तो कोई नहीं यार, कैलकुलेट कर लेना, 98 आ जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड निकालते हैं हम इक्विवेलेंट मास। ये कैसे निकलता है मैम, जो भी मोलर मास आपने निकाला है ना उसे आप x से डिवाइड करो। मोलर मास मैंने क्या निकाला है, 98। अगर मैं इसे x से डिवाइड करूंगी, x क्या होता है, एसिड के लिए मैम H+, बेस के लिए OH, सॉल्ट के लिए पॉजिटिव आयन। एसिड प्रेजेंट है 2 टाइम है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। जितने भी हाइड्रोजन है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन थे तो 2 आ गई वैल्यू। यहाँ से कैलकुलेट करना कितना आएगा, 2 4 से 8, 2 9 18, 49, है ना। थर्ड आप निकालोगे बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ये कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है जो भी आपको गिवन मास है उसे आप डिवाइड करेंगे आपने जो इक्विवेलेंट मास निकाला है उससे। देखो हर स्टेप एक दूसरे से लेना देना वाला है। पहले स्टेप में मोलर मास निकाला, सेकंड स्टेप में मोलर मास को x से डिवाइड कर दिया, थर्ड स्टेप में इक्विवेलेंट मास निकाला, फिर जो इक्विवेलेंट मास सेकंड स्टेप में आया उसको आपने गिवन मास से डिवाइड कर दिया, तो आपका थर्ड स्टेप आ जाएगा। तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो क्या हमने निकाला था मास मैम, 49 डिवाइडेड बाय, सॉरी गिवन मास कितना है, 4 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 4 डिवाइडेड बाय क्या मास आपने निकाला, 49, तो 4/49। बस 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 मेरे बेटे, बस मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे दुलार, हो गया आंसर, हो गया। इसको उठा के पुट कर देना यहाँ पे, आ गया आंसर। चलो करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकालनी है 4 डिवाइडेड बाय 49, 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है मैम, 500। अब अगर तुमने 500 रख दिया, इतनी मेहनत के बाद तुमने 500 रख दिया, तो तुम जाओगे पिट। क्या करना है, लीटर के टर्म्स में करना है, यानी कि 1000 से डिवाइड जरूर करना। तो 4/49 × 1000/500, 0 0 कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा, है ना, 4 2 ज़ा 8, तो ये आएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 49, जो कि अराउंड आपको वैल्यू 0.16 के आसपास दे रही होगी, क्योंकि नॉर्मैलिटी निकालना है तो कैपिटल N लिख देना, और यही आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो आप क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व कर रहे हो, फिर उसके बाद स्क्रीन में देख रहे हो। पहले हमेशा खुद से सॉल्व करना क्वेश्चन, उसके बाद आपको देखना है कि मैम ने क्या सोल्यूशन किया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट का है, जो कि पूछा गया है, जिसमें 4.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग मोलर मास 90 ग्राम पर मोल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स जो भी सोल्यूट के होंगे उसको हम डिवाइड करते हैं जो भी मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, जो कि इन टर्म्स ऑफ रखते हो लीटर्स में, है ना। यस मैम, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स, बेटा मोल्स निकालना सबको आता है, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगेन मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो। ठीक है, यस मैम, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स 4.5 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट हैविंग मोलर मास दिस, तो यानी कि आपको 4.5 गिवन मास प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 90 प्रेजेंट है, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 ml, तो 250/1000। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो 4.5/90 डिवाइडेड बाय यानी कि 1000/250, 0 0 कैंसिल आउट, 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा 0, है ना, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, एक 0 बढ़ाओगे, 100 ज़ा और 9 5 ज़ा। ठीक है, 5 4 ज़ा 20/100, है ना, तो 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, है ना। इसको चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, मैं इसको हटा दे रही हूँ वैसे, है ना, चेक कर लेना। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, एक 0 जाएगा, 100 ज़ा और 9 5 ज़ा 45, है ना, 5 2 ज़ा, है ना, 20 ज़ा, 0 0 कैंसिल आउट, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 5 4 ज़ा, है ना। तो इसको देखना 4/20 यानी कि 1/4 5 ज़ा, समथिंग ऐसी आ रहा है ना। एक बार इसको प्लीज चेक करके आंसर लिख लेना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। लिख दूँ क्या, मैं लिख दूँ क्या रहा है, 1/20 × 4 4 5 ज़ा, 1/5 के आसपास आ रहा होगा, है ना, विच इज इक्वल्स टू 0.5 2 ज़ा 10 2,
और क्या है, मोलालिटी है स्मॉल m, दिस विल बी द आंसर। अब मैं आपको एक चीज और बोल दूं, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम ये कौन सा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं नहीं कहती कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, बिल्कुल आएंगे, आते भी हैं, बट अगेन वो फिर डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्टली होते हैं। जैसे एज आई सेड कि उसमें आपको फिर हो सकता है किसी कॉलिगेटिव से प्रॉपर्टी से रिलेटेड मोलालिटी निकालने को दे दे, तो फिर वो इनडायरेक्ट है, पर उसके लिए आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी होगी। तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो ये माइंड में बैठते हुए क्वेश्चंस को ध्यान देना, ठीक है। चलो भाई, तो आंसर क्या आ गया, ए विच इज 0.2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज जेई का क्वेश्चन। गिवन है डेंसिटी 3 मोल सोल्यूशन ऑफ NaCl की, ये डेंसिटी गिवन है इस बार, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन हमें बतानी है, ठीक है, मतलब मोलैरिटी निकालनी है, पीछे मोलैरिटी निकालना था तो कैपिटल M लगा देना, 0.2 और कैपिटल M, 0.2 कैपिटल M मोलैरिटी था। अच्छा, अब मोलैलिटी निकालना है, कैसे निकालते हैं मैम? मोलैलिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होता है जो भी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है इन द मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम मैम इन टर्म्स ऑफ केजी रखते हैं, ठीक है। यस मैम, ये तो हम समझ गए। अब हमें निकालना है मोलैलिटी, कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 3 मोल सोल्यूशन का पहले मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है 3 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। मैम आपको ये कैसे पता चला, ये लाइन आपने कैसे लिख दी मैम? मोलैरिटी है ये, 3 मोल, 3m मतलब कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी में आपने क्या पढ़ा है, व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इतने नंबर ऑफ मोल NaCl के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर स्मॉल m लिखता तो उसका मतलब क्या होता, इतने मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? इसीलिए बोल रहे थे कंसेप्ट समझ जाओगे ना, अपने आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। अब इस क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्मुलास आप लगाते हो, बुक्स में देखोगे इन 2000 ऊपर लिखा होगा नीचे, बट आपको नॉर्मल कंसेप्ट बेसिस पे चलना है। कंसेप्ट बेसिस पे चलोगे हर चीज समझ में आएगी। सुनना ध्यान से। तो हमें कुछ वॉल्यूम पता चला सोल्यूशन का, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड हमें मोल्स पता चल गए सॉल्यूट के। यस मैम, अब देखना, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें निकालना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आपको गिवन है, कहीं भी देखो मास ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है कहीं भी? मैम ये क्या गिवन है, ये डेंसिटी गिवन है। अब डेंसिटी गिवन है पर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता ही नहीं है, तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। डिनोमिनेटर तो पहले कैलकुलेट करो, वो तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, मुझे डेंसिटी पता है कितनी गिवन है, 1.0, और डेंसिटी का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है। अगेन बचपन की क्लासेस में तुम अगर जाओगे तो मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ के आए हो, नहीं भी पढ़ के आए हो तो मैम ने बता दिया। डेंसिटी गिवन है 1 इज इक्वल्स टू मास कितना गिवन है मैम, वही तो निकालना है। ये आप सोल्यूशन के लिए कर रहे हो बेटा, क्योंकि आपको वॉल्यूम भी सोल्यूशन का गिवन है और आपको डेंसिटी भी सोल्यूशन की ही गिवन है। हर चीज सोल्यूशन का गिवन है तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी सुनना कहाँ क्या गलती करते हो तुम लोग। तो मास अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है मैम, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। ml के टर्म्स में मैम आप क्यों ले गई, क्योंकि देखो डेंसिटी भी ml में ही गिवन है, ठीक है, मास पर लीटर में, ठीक है, तो ml में हम ले गए। यस मैम, ग्राम पर ml में सॉरी गिवन थी, हाँ, तो ml में हम ले गए, ये भी समझ गया मैम। अब सुना ऐसे मास ऑफ सोल्यूशन तो आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन तो आ गया, कितना आएगा 1000 ग्राम, है ना, ये आ गया मैम मास ऑफ सोल्यूशन। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसी को उठा के रख देंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नीचे क्या रखते हैं, सॉल्वेंट का मास रखते हैं, वो भी किलोग्राम्स में। सॉल्वेंट का मास रखते हैं वो भी किलोग्राम्स में। क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही घुमाने की कोशिश की गई तो हम यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वी कैन डू इट। कैसे करेंगे मैम, हमें पता है बेटा, अगर मैं मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लूं, है ना, और मुझे मास ऑफ सॉल्यूट कहीं से पता चल जाए, अगर मैं मास ऑफ सोल्यूशन, अरे यार देखो, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास हमें देगा सोल्यूशन का मास, है ना। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का मास निकालना है तो मैं बोलूंगी जो भी सोल्यूशन का मास है, सोल्यूशन का जो भी मास है, मास उसमें से माइनस कर दूंगी मैं मास ऑफ सॉल्यूट, तो मुझे मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो मिलेगा कि नहीं, बोलो, ये पता चला कि नहीं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन, है ना। यस मैम, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। सोल्यूशन का मास बेटा आपने निकाला 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, माइनस सॉल्यूट का मास कैसे निकालोगे मैम आप? अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। 3 मोल NaCl, अगर मैं आपसे बोलूं NaCl का मास बताइए, NaCl का मास बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 23 प्लस 35.5, यही तो होगा इसका मोलर मास। कितना आ जाएगा, 23 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू 58.5, है ना, सही है, 5 6 7 8 3 4 5, हाँ 58.5। सुनना बहुत ध्यान सुना, 58.5 इसका मास आ रहा है। यस मैम, 3 टाइम्स है, यस मैम, तो 3 इंटू 58.5, ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, एंड इसे आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत लोगों का दिमाग हिला होगा, सुना बहुत ध्यान से, पहले से ही हिला हुआ था क्या, नहीं सुनना ध्यान से मेरी बात को।
आपको निकालना था मास ऑफ सॉल्वेंट। यस मैम, मास ऑफ सॉल्यूशन पता था, यस मैम, निकाल ही लिया था डेंसिटी से हमने, क्योंकि अच्छा डेंसिटी के टर्म्स में जब आपने रखा है तो आपने सॉल्वेंट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैम जो मास गिवन है वो सॉल्वेंट का नहीं, वो डेंसिटी जो गिवन है वो भी सॉल्यूशन की है, तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है, तो जो मास आएगा वो भी सॉल्यूशन का निकल के आएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का निकाला था मैम, सॉल्यूट का कैसे निकाला ये नहीं समझ में आया। सॉल्यूट का मोलर मास बेटा हमने निकाल लिया, जो कि बहुत बेसिक तरीके से निकल गया। यस मैम, 3 मोल NaCl है, यानी कि आपने जो मास निकाला है वो 1 मोल का होता है। भाई 1 मोल NaCl का मास आपने कितना निकाला, 58.5, तो 3 मोल का कैसे निकालोगे, 3 × 58.5 ये निकालोगे आप, बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक है, तो ये आपका इसका मास आ जाएगा। तो 58.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, 8 3 24, 25, 2 कैरी, 5 3 15, 16, 17, 175.5। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो, तो आएगा 1000 माइनस 175.5। ठीक है, 1000 में से कर देती हूँ, चलो मैं कैलकुलेशन, 175.5 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 824.5 कितना आ रहा है, 824.5 है ना, ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ग्राम पर मोल के टर्म्स में आता है। मास ऑफ सॉल्वेंट आया समझ में, वो निकालना था। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, बस उठा के कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख दो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मैम, ये तो डायरेक्ट ही गिवन थे 3 मोल्स है ना, डिवाइडेड बाय, है ना, ये 3 मोल गिवन थे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 824.5, 824.5। इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये अराउंड। अच्छा एक और चीज, ये जो मास है ये ग्राम पर मोल के टर्म्स में आया है। आपको किस में रखना होता है, मास इन किलोग्राम, मास इन किलोग्राम में रखना होता है, ये भी नहीं भूलेंगे हम। तो इसको डिवाइड करोगे 1000 से। अब देखो यही छोटी छोटी गलतियां करते हो आप, 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, 1000 से डिवाइड कर दो। और इतना टाइम आपको लगना नहीं चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा रही हूँ, आपको ये तुरंत कैलकुलेशंस करनी है सारी। ठीक है, चलो भाई, तो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 0 हटेगा, 4 0 1 2 3 4, 0.8245 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप स्मॉल m कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसका अराउंड आंसर आ रहा होगा 3.6 या सॉरी 0.3638 अराउंड ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, अब आपको किस में निकालना था, क्वेश्चन में इंटू 10 की पावर -2 भी गिवन है, 10 की पावर -2 भी गिवन है, यानी कि इंटू 10 की पावर 2 भी हमें करना पड़ेगा। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा मास इज इक्वल्स टू, या मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, चलो ऐसे लिख दो, इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से आपका जो मास आएगा वो आएगा 364, इसको राउंड ऑफ कर देना, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो ये 4 आ जाएगा, है ना, नियरली के बराबर निकालना है, 4 आ जाएगा। 2 टाइम्स उधर लेके जाओगे, 364 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो आपसे ये वैल्यू पूछी गई थी, तो आंसर आएगा डी, 364। बेटा एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है, एक बार कैलकुलेशंस वगैरह जरूर चेक कर लेना। मैं इसको हटा दे रही हूँ, ठीक है, इसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि आपको चेक करना है और इंटू 10 की पावर -2 में लेके जाना है, तो फाइनल आंसर आपका यही आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, कहीं पॉइंट डेसिमल की दिक्कत हो तो देख लेना। कंसेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने कॉन्सेप्ट से किया। अब इसका फॉर्मुला आप देखते हो ना, तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होता है, नीचे डिवाइड, तो वो फॉर्मुला ही नहीं याद होता। डेंसिटी के टर्म्स में याद करोगे, बड़ा सा एक फॉर्मुला दे देंगे, तो फॉर्मुला क्यों रटना, जब आप कंसेप्ट समझ सकते हो तो फॉर्मुला क्यों आप इतना बड़ा रट के जाओगे। दैट इज अप टू यू। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ गया फिर आप फॉर्मुला लर्न करो, दैट इज ऑफ कोर्स ऑब्वियसली अप टू यू। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ मैं एक और बता दूं, कई बार ऐसा होता है मोलैरिटी और जो आपका नॉर्मैलिटी है उसमें पूछ लेते हैं कई चीज रिलेशन से लेके, तो आप वो भी लिख लेना कि m1 n1 इज इक्वल्स टू m2 n2, है ना, वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन रहता है m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, तो वो भी लिख लेना। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन था, एक नीट का क्वेश्चन किया, एक जेई का क्वेश्चन किया, हमने नॉर्मैलिटी का क्वेश्चन कर लिया, मोलैरिटी का कर लिया, मोलैलिटी का कर लिया, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो कि आपको पता है कहाँ पे भेजना है, घर आके नहीं भेजना है, ये आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का 100 मोलर एक्वस सोल्यूशन में x इंटू 10 की पावर -2 में। आपको बता दूं ये भी आपके जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको एक बार कैलकुलेट जरूर करना, एंड अगर आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर कर देना। इससे अगेन आई वांट टू से कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इनडायरेक्टली आते हैं, यानी कि आपसे पूछ लेगा कोई, मैं बार बार एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ ली, कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए, कुछ भी पूछ लिया, तो उसमें मोलैरिटी निकालनी पड़ती है ना, तो इनडायरेक्ट वे भी होता है। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप जहां भी बैठ रहे हो, ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप सो मैंने इसको परफेक्टली कर दिया होगा। क्लियर नहीं
क्लियर तो तुम नॉर्मल करते हो, क्लियर यानी कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ये कंसेप्ट किसी और को भी समझा सकते हो इजीली, तो उसे हम बोलते हैं क्लियर अपनी लैंग्वेज में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, एंड कमेंट में होमवर्क भी करके आंसर देना है। जिसका कमेंट का आंसर करेक्ट होगा उसे मैं लाइक जरूर कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। खत्म, टाटा बाय बाय। अब हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ जो आप बताएंगे किस पे चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।